सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिनव। स्वागत है आपका मेरे चैनल डिसेबिलिटी पे। और मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो ईवीएस की जो आगे के चैप्टर्स हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। तो होपफुली आप सबको जो है मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी ईवीएस की, और आप सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत लोगों के एग्ज़ाम चल भी रहे हैं और अपकमिंग आने भी वाले हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपका चैप्टर नंबर 12। तो चैप्टर नंबर 12 में है अदालत स्टेपवेल, जिसे बाउली कहा जाता है, अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। तो जो अदालत जो स्टेपवेल है वो 18 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से। ठीक है, आगे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल इट इज फॉर्म नेचुरली। जो पेट्रोल और डीजल होता है बनता है बट वेरी स्लोली, ये धीरे धीरे बनता है। इट इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमन बींग और अ मशीन, ये किसी ह्यूमन बींग से नहीं बनता, ना ये किसी मशीन से बनता है। Petrol not get made as fast as we take it out. It takes lakhs of year for it to be formed under the earth. तो उसको जो है लाखों साल का समय लगता है, ये अर्थ के अंदर ही अंदर जो है बनता रहता है। इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पे नहीं मिलता, बट ओनली एट फ्यू प्लेसेस इन अवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में कुछ प्लेसेस में मिलता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पंप इट आउट एंड क्लीन इट। तो हमको जो है बड़ी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, हम इसको निकाल सकें और क्लीन कर सकें। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज, ये इजी नहीं है कि हम फाइंड कर लें कि ऑयल कहाँ पर है। डीप डाउन ब्लो दी अर्थ, अर्थ के नीचे। साइंटिस्ट यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड आउट। तो साइंटिस्ट है वो स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते हैं ताकि वो पता लगा सकें पेट्रोल और डीजल कहाँ पर है। जो ये पेट्रोल होता है ये स्मेली होता है, थिक होता है और डार्क कलर्ड होता है लिक्विड में। और ये सीटेट क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो पेट्रोल है वो कैसा होता है। आगे चलते हैं। हमें पेट्रोल से क्या क्या मिलता है? इट इज़ फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट। हमें कैरोसिन मिलता है, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, इंजन ऑयल मिलता है, फ्यूल मिलता है एयरक्राफ्ट के लिए, एलपीजी मिलती है जो कुकिंग गैस होती है, और वैक्स मिलती है, कोलतार मिलता है, ग्रीस मिलती है, एंड आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दी। तो ये सब जो है मिलता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स। तो ये यूज़ होता है प्लास्टिक और पेंट्स बनाने में भी। आगे चलते हैं। About two-thirds people in this country use उपले वुड एंड ड्राई ट्विग्स। तो जो आप देख रहे हैं फोटो के अंदर जो उपला है, हमारी कंट्री में 2/3 पीपल जो है ड्राई ट्विग्स, वुड लकड़ियाँ और उपले जो है यूज़ करते हैं। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग बट आल्सो फॉर कीपिंग वार्म। ये सिर्फ खाने के लिए यूज़ नहीं होते, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, अपने आप को गर्म करने के लिए भी लोग जलाते हैं, और लाइटिंग के लिए भी जलाते हैं ताकि जो है उजाला हो सके। मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एट होम। तो बहुत सारी और भी जो चीज़ें हैं जो लोग घर पे यूज़ करते हैं, जैसे कैरोसिन है, एलपीजी है, और कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है। आगे चलते हैं। तो जब भी हम उपला जलाते हैं, तो उपला जलाते हैं तो आप जैसा फोटो के अंदर देख रहे हैं, ये सूट गैस होती है। सूट गैस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द उपला। जब हम उपला जलाते हैं तो जो सूट गैस है वो निकलती है उपले के अंदर से। आगे चलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो निकलती कहाँ से? तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन गैस नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और जब भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे है ये देखिए, गैस अप्लाइंसेस हम यूज़ करते हैं जब अगर जंगलों में आग निकल जाती है। इंडस्ट्रियल एमिशंस है, जब इंडस्ट्री में जो एमिशंस होते हैं जब इंडस्ट्रीज यूज़ करती है। और पावर जनरेटर जो यूज़ होते हैं व्हीकल्स में से, जो ये क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो निकलती है। तो आपको याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कौन सी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो आपने देखा होगा ज़्यादातर अक्सर कि जब भी आप कहीं जाते हो, कहीं ना कहीं पे जो है आपके यहाँ पे जो है कूड़ेदान होते हैं। तो कूड़ेदान में क्या होता है, जहाँ पे कूड़ा पड़ा होता है तो कूड़े में से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, वो बहुत जो एक ये ग्रीन हाउस गैस होती है, आपकी जो मीथेन होती है वो ग्रीन हाउस गैस होती है, आपको याद रखना है। और ये आपका जो खाना है जो आप फेंक देते हो, या फिर जो आपका घर से जो कचरा बच जाता है, प्याज का छिलके हैं या फिर जो और अदर फूड आइटम्स हैं, जो वेजिटेबल्स की जो छिलके हैं, ये आप डाल देते हो, तो वो उनमें से जो गैस निकलती है जब हम इन्हें लैंडफिल में डाल देते हैं और उसको रोलर से दबा देते हैं, तो वो क्या निकलती है, वो मीथेन गैस निकलती है। और वो ग्रीन हाउस गैस होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो ताजमहल को येलो करने में बहुत ज़्यादा रोल निभा रही है।
इट आल्सो गेट्स डल ड्यू टू मिनरल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मार्बल गेट ऑक्सीडाइज। तो होता क्या है, जब बारिश पड़ती है तो बारिश की जो बूंदें हैं वो उस पर पड़ती है, तो उसकी वजह से जो है जब एसिड रेन होती होगी या फिर कुछ भी जो अदर रीजंस हैं, तो उनकी वजह से जो है इसका मार्बल है वो उनके साथ रिएक्ट करता है बारिश के पानी के साथ, और ये येलो हो रहा है। और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड भी एक मेन रीजन है। अब बात करते हैं इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, दुर्गा लिव्स इन ए विलेज एंड कुक्स फूड ऑन अ चूल्हा। तो जो दुर्गा है वो विलेज में रहती है और जो खाना पकाती है वो चूल्हे पे, यूजिंग वुड और काउडंग केक्स एज ए फ्यूल। तो जो लकड़ी और काउडंग जिसे हम उपला कहते हैं। शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कफ, जो ये बहुत टाइम से जो है 3 महीने से तेज खांसी से गुजर रही है। तो दिस में बी ड्यू टू, तो इसका कारण क्या हो सकता है। पहला है स्मोक प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स विच मे हैव कॉज्ड हर एलर्जी। तो जो जलता हुआ जो जो आप जो लकड़ी जल रही है तो उससे जो है उसको एलर्जी हो गई हो, ऐसा हो सकता है। ओल्ड एज एंड पॉल्यूशन इनसाइड एंड आउटसाइड हर। तो ऐसा हो सकता है कि झोपड़ी के अंदर प्रदूषण हो रहा हो और उसकी जो है एज भी ज़्यादा है। थर्ड है कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल विच में हैव बीन डिपॉजिट इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो कार्बन मोनोक्साइड मैंने बताया था आपको कहाँ से निकलती है, और उपला जलाने से क्या निकलती है। तो फोर्थ ऑप्शन है आपका सूट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग द फ्यूल्स विच मे हैव बीन डिपॉजिटेड इन हर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वास नली में जमा हो गया है। तो जब भी हम उपला जलाते हैं तो हमारी उपला जलाते टाइम क्या है, सूट प्रोड्यूस होती है जैसा इसके अंदर दिख रहा है। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि जब हम भी कभी भी चूल्हा जलाते हैं वो भी उपले से, तो उसमें से क्या निकलती है, सूट निकलती है, सूट गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल अ टीचर कैन। तो जब हम एक चिल्ड्रन है उसको हमें डिफरेंट फ्यूल्स के बारे में बताना है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। सो सम एग्जांपल ऑफ फ्यूल्स इन द क्लास, कुछ एग्जांपल्स को क्लास में समझाना। बट ये एक अच्छा हेल्दी आपका जो है ऑप्शन नहीं लग रहा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट है। सेकंड है, डिस्कस विद चिल्ड्रन दैट अबाउट पॉसिबल काइंड ऑफ फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग अलोंग विद अ शॉर्ट फिल्म। ठीक है, तो बच्चों के साथ डिस्कस करना फ्यूल्स के बारे में, और उनको जो है दैट कैन बी यूज फॉर कुकिंग, जो कुकिंग के लिए हम यूज करते हैं, और उनको एक शॉर्ट फिल्म दिखाना। तो इसका जो है यही आंसर होगा, ताकि आप ये हेल्दी ऑप्शन लग रहा है। हेल्दी ऑप्शन का मतलब ये है कि आप बच्चों को तरह तरह की फिल्म दिखा रहे हो क्लास के अंदर, और उसमें बच्चा जो है आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि हम कितने तरीके के फ्यूल यूज करते हैं। और ये दोनों चार्ट पे समझाना और लिस्ट बनाना ये भी इतने अच्छे ऑप्शंस नहीं है, तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे चलते हैं। इन रूरल एरियाज काउ डंग इज यूज टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ हट्स। तो इन जो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से जो झोपड़ी है उसकी दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्योंकि उनको नेचुरल कलर दिया जा सके, नहीं, इंसेक्ट्स को दूर रखने के लिए। ये मैंने पहली वाली वीडियोस में भी बताया कि इंसेक्ट को दूर रखने के लिए जो है काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है। और स्मूथ एंड क्लीन कुछ लोग करते हैं, बट लेकिन ये हमारा हेल्दी ऑप्शन होगा, मेन जो रीजन है कीटों को दूर रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द वन विच ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हमें एक पता लगाना है कि जो अलग दूसरों चीज़ों से अलग है। तो जैसे पेट्रोल है, पैराफिन वैक्स है और ग्रीस है, ये तीनों हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। बट जो कोल है, हमें कोल जो है किससे मिलता है, आपका वुड से मिलता है जो अंदर से, पर लेकिन वो पेट्रोल से नहीं मिलता, तो कोल जो है वो अलग है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं पेट्रोलियम के बारे में। स्माइली थिक डार्क कलर्ड ऑयल, और स्माइली थिन पेल लिक्विड, तो ये तो हमने नहीं पढ़ा। और प्लीजेंट स्मेलिंग थिन ब्लू कलर्ड, ऐसा भी नहीं है। डेंस गाढ़ा होता है, डार्क फ्लूइड होता है, और विदाउट स्मेल। ठीक है, तो आपको क्या लगता है जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने आपको इसके फीचर्स बताए थे। ये देखिए, ऑयली होता है, स्मेली होता है, थिक होता है, डार्क कलर होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, तो इसका आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, स्मेली होता है, थिक होता है और डार्क कलर्ड ऑयल होता है। आगे चलते हैं। इसमें क्या बताना है, सेलेक्ट अ ग्रुप कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं हमें उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहला है पेट्रोल डीजल बायोगैस, तो हम बायोगैस नहीं मिलती हमें, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। सेकंड ऑप्शन है वैक्स है, कोल तार है और ग्रीस है। तो हमें वैक्स भी मिलता है, कोल तार भी मिलता है और ग्रीस भी मिलती है। किससे मिलता है आपका, वो मिलता है हमें पेट्रोलियम से। एल पेट्रोल, केरोसिन और चारकोल, चारकोल नहीं मिलता। एलपीजी, पेट्रोल और बायोगैस, बायोगैस भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हमें बताना है कि इसमें डिफरेंट फ्रॉम अदर्स में कि एक जो है सबसे अलग क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी। तो ये सब हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं, बट कोल जो है हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलता, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, हमें बताना है कि हमें पेट्रोलियम से क्या नहीं मिलता, वैक्स नहीं मिलती, ग्रीस नहीं मिलती, कोल नहीं मिलता, या डीजल नहीं मिलता। तो मैंने आपको पता कोयला हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलता, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कि इसमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको, ये देखिए। तो आपको मैंने गैस के बारे में बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि वो कहाँ से निकलती है, इंडस्ट्रियल एमिशन से निकलती है, गैस अप्लायंसेस से निकलती है, फॉरेस्ट फायर से निकलती है, व्हीकल से निकलती है, और पावर जनरेटर से निकलती है, और बायोमास बर्निंग से मिलती है। ठीक है, तो इसका जो है आपका आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, कोल है, वुड है, पेट्रोलियम है, या नेचुरल गैस है। तो देखो कोल तो हमें नेचुरली मिलता है, तो ये तो हमारा फॉसिल फ्यूल हुआ। वुड हमारा फॉसिल फ्यूल नहीं है, क्योंकि ये वुड हमें नेचुरली मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, लकड़ी। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें क्या है, ये फॉसिल फ्यूल है हमारे। ठीक है, तो वुड जो है हमारा फॉसिल फ्यूल नहीं है, लकड़ी। आगे चलते हैं। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एमिट्स, तो इनकम्प्लीट जो बर्निंग होती है, बर्निंग इनकम्प्लीट बर्निंग क्या, फॉसिल जैसे उपला होता है, उपले को हम जलाते हैं, ठीक है, उपले में से धुआं निकलता है, तो इनकम इसमें से ये पूरा जलता नहीं है, और इसमें से जो धुआं छोड़ता है वो क्या छोड़ता है। अब आप यहाँ पे देखो, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, ये जैसे हम बायोमास बर्निंग है, हम कुछ भी जला रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, या फिर जंगल में जैसे आग लग जाती है, या फिर जो घर में गैस अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, तो उससे जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, उससे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जैसे रोड पे हम व्हीकल चला रहे हैं, और ये जो व्हीकल्स है ये क्या है, ये ग्रीन हाउस नहीं है, गैसेस नहीं है। और इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा ये, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एमिट्स, जो इनकम्प्लीट बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल्स की, जैसे हम कुछ भी चलाते हैं उसमें से क्या निकलता है, तो उसमें से क्या निकलता है, आपकी सीओ निकलती है। आगे चलते हैं, सीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड हैबिट विल रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, तो कौन सी ऐसी फूड हैबिट है जो आपकी कार्बन फुटप्रिंट को, हैबिट को जो है कम करती है। तो मैं आपको बताता हूँ कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट आर जनरेटेड बाय अवर एक्शंस। तो मैंने आपको बताया जितना आप जैसे यूज करते हो चीजों को, आप प्लास्टिक की चीजें यूज कर रहे हो, घर के अंदर लेकर आ रहे हो, फिर वो बाहर जा रही हैं, कूड़े कचरे में जा रही हैं, और वो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रही हैं। और जैसे आपको उस फोटो में दिख रहा है, ये देखिए, आप जो भी कुछ खा रहे हैं, बस का यूज़ कर रहे हैं, आप ज़्यादा कार का यूज़ नहीं कर रहे, आप जो है अपने जो क्लोथ्स हैं, आप चीज़ों को रिसाइकल कर रहे हैं, और पावर को ऑफ कर रहे हैं, तो आप क्या है, कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट का इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि आप जो है चीज़ों का जो है आप कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो सीजनल चीज़ें हैं आप उनको खा रहे हैं। आप अगर किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं तो उसमें क्या है, स्टोर करने के लिए आपको मेहनत लगती है। आप जैसे बिजली बना रहे हैं, तो बिजली बनाने के लिए आपको कोयला यूज़ करना होता है, और कार्बन, जब आप कोयला यूज़ करते हो तो आप कार्बन ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, कार्बन की जो है आप कोयला यूज़ कर रहे हो, तो कोयला यूज़ करने से क्या होता है कि आपको उस चीज़ को बिजली बनाने के लिए, अगर आप बिजली कम यूज़ करोगे तो आपका कोयला कम लगेगा, तो आप क्या है कार्बन फुटप्रिंट कम करोगे, ताकि जो उसमें से गैस निकल रही है वो कम निकलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, अगर आप ईटिंग मीट एंड फिश, ऐसा नहीं है, हमें रिड्यूस करना है, तो मीट और ईट फिश खाने से ये तो बढ़ेगी, प्रिजर्व और कैंड बीन्स खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स खाएंगे। तो अगर हम लोकल ग्रोन फूड, अगर हम ये खाते हैं जो लोकली उगा है, तो इससे क्या है, हम कार्बन एमिशंस कम करेंगे, हमारी जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा। इसका आंसर क्या होगा आपका, ये वाला, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जो हमें इजीली मिल सके, तो जैसे सोलर एनर्जी हर किसी को इजीली अवेलेबल नहीं है,
टाइडल एनर्जी भी नहीं है और जियोथर्मल एनर्जी भी नहीं है। बट फॉसिल फ्यूल क्या है, जैसे फॉसिल फ्यूल के अंदर क्या क्या आ गया आपका, लकड़ी तो फॉसिल फ्यूल में नहीं आती। जैसे कोयला है, कोयला आपका फॉसिल फ्यूल में आता है। तो जो कोयला है वो इजीली जो है आपका सोर्स है, आप इजीली उसे जला सकते हो। और आपका पेट्रोल है, पेट्रोल आप इजीली जो है जला सकते हो, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका, स्टडी द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन न्यू दिल्ली। आपको रेट जो है किसके, पेट्रोल और डीजल के न्यू दिल्ली में आप टेबल में देख रहे हो। पहले 81 थे, अब 90.72 है। पहले पेट्रोल की प्राइसेस 92 थे, अब 102.12 है। तो इसमें बताना है इन 1 ईयर, एक साल के बाद, इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली, तो कितना परसेंट का आपका जो है इंक्रीज हुआ है। तो ये मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा बिल्कुल बर्डन नहीं लगेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है आपका 81 था, बाद में जो है 90.72 हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितना बड़ा है, ठीक है, 90.72 बड़ा था, उसमें से आपको 81 को माइनस कर लेना है। कितना आया है अब, कितना बढ़ गया है, 9.72 बढ़ गया है। ठीक है, तो 9.72 आपको ऊपर रखना है, और जितना पहले था वो नीचे रखना है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये सबसे इजी मेथड है अगर आपको परसेंटेज निकालनी है। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो 9.72 को आप जब डिवाइड करेंगे 81 से, तो आपका आंसर आएगा 0.12, और 0.12 को मल्टीप्लाई करेंगे सेम इस 100 से, ये नीचे 100 आ गया, तो आपका आंसर आएगा 12%। ठीक है, तो डीजल में कितने का चेंज हुआ है, 12% का चेंज हुआ है। और ऐसी पेट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो पेट्रोल में क्या है, पहले कितना रेट था, 92 था, अब कितना हो गया, 102.12। तो आपको 102.12 में से 92 माइनस कर देना है। तो अब क्या आंसर आया है, अब आया 10.12। ठीक है, कि कितना बढ़ गया था, आपको वही रखना है याद। 10.12 बढ़ गया था, पहले रेट कितना था वो नीचे आएगा, पहले वाला रेट 92, और उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो 10.12 को जब आप डिवाइड करेंगे 92 से, तो आपका डिवाइड करने के बाद आएगा 0.11, और 0.11 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आंसर आएगा 11%। तो आपको इस ऑप्शन में क्या दे रखा, तो इस ऑप्शन में कितना दे रखा है कि कितना बढ़ गया था। तो आप देख रहे हैं कि जो डीजल है आपका, डीजल कितना बढ़ा था, मैंने आपको दिखाया था अभी, डीजल बढ़ गया है आपका 12%। ठीक है, और पेट्रोल बढ़ गया आपका 11%। तो कितने परसेंट का चेंज आया, 12 और 11% का। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, और ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका, 12 और 11%। आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इसका आपका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन 12 और 11%। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैस, हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर सबको पता है, जो पानी जो ऊपर जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, जैसे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग ऑक्सीजन का इनटेक लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और मीथेन कहाँ से निकलती है, जो आपका फूड आइटम कचरा जो होता है वो बचा होता है, और वो एक लैंडफिल पे जाता है, और वो जो है गैस प्रोड्यूस करता है। तो आपका क्या है, इसमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो, तो इसमें से कौन सा जो फैक्टर है जो ताजमहल को येलो करने के लिए जो है सफर करता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, या नाइट्रो डाइऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जो है जो एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ताजमहल को येलो करने के लिए। ठीक है। आइडेंटिफाई अ रिवर्सिबल चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें एक रिवर्सिबल चेंज बताना है। प्रिपेयरिंग अ कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो आपको लगता है अगर आप पीओपी कहीं पे लगा देते हो, जैसे दीवारों पे लगाते हैं, तो आपको लगता है कि वो दोबारा आप उसको सेम पोजीशन में पाउडर में ला सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। प्रिपेयरिंग मोल्टन वैक्स, हाँ, तो ये आपका जो है ये आपका सही आंसर है, कि जो वैक्स होती है आप उसको सेम कंडीशन में दोबारा पिघला के ला सकते हो। पनीर, अगर प्रिपेयरिंग पनीर फ्रॉम मिल्क, अगर आपने मिल्क से पनीर बना लिया तो पनीर से मिल्क नहीं बना सकते। प्रिपेयरिंग बायोगैस फ्रॉम काउडंग, तो आपने बायोगैस बना ली कायोडंग से, पर लेकिन आप दोबारा कायोडंग नहीं बना सकते, वो गाय ही बनाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मोम का घोल बनाना, ये आपका आंसर होगा। तो इस चैप्टर में इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पे ले चलता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अ शेल्टर सो हाई। तो इस चैप्टर के नोट्स के बारे में जानते हैं। मुंबई इज 1400 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली बाय रोड, तो जो मुंबई है 14 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, मुंबई से। इनके बीच में जो रोड है वो 14 किलोमीटर आपस में इतना डिस्टेंस है। लेह लद्दाख हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड कोल्ड फ्लैट ग्राउंड इज कोल्ड कोल्ड डेजर्ट। तो जो लेह लद्दाख है वो जो है एक स्नो से ढका रहता है, और
वहाँ पे माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स, और वहाँ पे फ्लैट ग्राउंड है, और वहाँ को क्या बोला जाता है, लेह लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे चलते हैं। इन लद्दाख जुले जुले मीन्स वेलकम वेलकम। तो जुल जुल का मतलब होता है इन लद्दाख, जुले जुले मीनिंग वेलकम वेलकम। तो जुले जुले का मीनिंग क्या होता है, इसको जुली जुली बोलते हैं, हो सकता है जुली जुली बोलते हैं, जुले जुले बोलते हो, तो इसका मतलब है वेलकम वेलकम। द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन। जो लेह लद्दाख में जो हाउसेज बनते हैं वो पत्थरों के बनते हैं। विच वर केप्ट ऑन ओवर दी अदर, जो वो बनते हैं एक दूसरे के ऊपर। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। तो जो उनकी वॉल्स है वो जो है मड से बनाई जाती हैं और लाइम से बनाई जाती हैं। लाइम क्या होता है, नींबू। दिस हाउड लुक लाइक ए शेड फ्रॉम इनसाइड अ लॉट ऑफ हाई। तो जो ये क्या है, एक तरीके से जैसा आप फोटो के अंदर देख रहे हैं, ये जो हाउस है एक शेड की तरह लगता है देखने से। ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज। जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पे कोई विंडोज नहीं है। और थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। तो जो ट्री ट्रंक्स हैं, आपके जो तने होते हैं पेड़ के, उनको जो है यूज किया जाता है ताकि जो आपकी जो रूफ है उसको स्ट्रांगली रखा जा सके। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये क्या करते हैं, समर सीजन में, गर्मियों के टाइम पे जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल को ड्राई कर लेते हैं। वी स्टोर देम फॉर विंटर्स व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो ये जो है इनको सर्दियों के लिए बचा के रख लेते हैं जब इनके पास जो है फ्रेश फ्रूट्स नहीं होते और वेजिटेबल्स नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं। रॉकी प्लेन्स ऑफ चंगथंग। चैंगथेंग जो जगह है, रॉकी प्लेन्स ऑफ चैंगथेंग, दिस प्लेस इज एट ए हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स, मोर देन ए 1000 ईयर ओल्ड। तो ये जो जगह है ये जो है 5000 मीटर्स पे है, और ये जो है 1000 ईयर्स पुरानी है। ठीक है। चंगपा एक ट्राइब लिविंग ऑन माउंटेन्स। जो चंगपा है एक ट्राइब है, जनजाति है जो माउंटेन्स पे रहती है। द चंगपा ट्राइब हैज ओनली 5000 पीपल्स। तो इनकी ट्राइब में कितने पीपल्स हैं, सिर्फ 5000 पीपल्स है। द चंगपास आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गोट्स एंड शीप। जो ये जब कहीं पे भी जाते हैं, अपनी जो गोट्स हैं और जो अपनी शीप हैं उनके साथ ही जाते हैं। दे गेट ऑल दे वांट, मीट, मिल्क, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। देयर गोट्स आर देयर ओनली ट्रेजर। तो उनकी जो गोट्स हैं वही उनका खजाना है, क्योंकि उनसे उनको सब कुछ मिलता है। दूध भी मिलता है, मीट भी मिलता है, स्किन मिलती है टेंट के लिए, और जो है वूल भी मिलती है, ऊन भी मिलती है, और स्वेटर भी मिलते हैं, ताकि वो उससे जो है बना सके, सर्दियों में बचा सके अपने आप को। आगे चलते हैं। स्पेशल गोट, दे गेट वूल फ्रॉम मेकिंग द वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल। तो जो स्पेशल गोट होती है इनकी, इससे क्या है, इनको एक जो वूल मिलती है वो क्या, उससे क्या बनते हैं, उससे पश्मीना वूल बनती है। ठीक है। वर्ल्ड फेमस जो पश्मीना शॉल बोला जाता है वो उसी से बनता है, गोट से। चंगपा ग्रेज देयर गोट्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट गोट्स हैव मोर सॉफ्टर हेयर। तो जो चंगपा जो इनकी जो जनजाति है, ये क्या करते हैं, ये इनको हायर एल्टीट्यूड पे जो है ले जाते हैं, ताकि जो है इनके जो हेयर हैं थोड़े और सॉफ्ट हो सकें, और इनके फर जो हैं ठंडी जगह पे ही और सॉफ्ट होते हैं। बिग कॉन शेप टेंट, इस तरीके का टेंट जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको रेबो बोला जाता है। इसको याद रखना आपको, रेबो बोला जाता है। याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच टुगेदर। तो जो याक की जो हेयर होते हैं उनको क्या है, स्टिच किया जाता है टुगेदर। दे आर स्ट्रॉन्ग, दीज आर स्ट्रॉन्ग्स एंड वार्म्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो जो ये पहन के रखते हैं इनको जो है ठंडी हवाओं से ये बचाता है। इन द लैंग्वेज ऑफ चंगपा, चंगथंग मीन्स अ प्लेस वेयर फ्यू पीपल लाइव। तो चंगथंग का मीनिंग क्या होता है, कि जहाँ पे जो है कम लोग रहते हैं। आगे चलते हैं। तो द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, पश्मीना के बारे में जानते हैं। जो वर्ल्ड फेमस पश्मीना है, इट इज बिलीव दैट अ पश्मीना शॉल इज वार्म। ये तो सबको पता है कि पश्मीना शॉल वार्म है, वो भी 6 स्वेटर के मुकाबले। तो जो पश्मीना शॉल जो वार्म है, एक स्वेटर जो है 6 स्वेटर के मुकाबले आपका जो है वार्म है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, एग्जाम में आ सकता है। और इट इज़ वेरी थिन, और वो बहुत पतला होता है और बहुत गर्म होता है। द गोट्स विच आर सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड 5000 मीटर्स। तो जो गोट है वो 5000 मीटर्स पे ही पाई जाती हैं। इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स -40 डिग्री। तो सर्दियों में क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है। और कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोल्ड। तो जो गोट के ऊपर जो है एक तरीके का जो है जो बाल आने लगते हैं, हेयर्स होते हैं, ताकि जो वो है बिल्कुल जो तेज वाली ठंड होती है वो उससे बचाते हैं। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर, देयर हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड हैज थिक एज। तो इनका जो हेयर होता है ना, हमारे हेयर का 6 गुना मोटा होता है एक हेयर।
हमारा जितना हेयर है उनका एक हेयर जो है 6 गुना मोटा होता है। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन मशीन्स और एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीरी मेक शॉल्स बाय हैंड। तो ये जो है मशीन से नहीं बना सकते, इसलिए वो हाथ से जो है सील के जो है शॉल बनाते हैं। दिस इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, ये बहुत लंबे प्रोसेस है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 आवर्स ऑफ वीविंग, 250 घंटे जो है सीलने के बाद एक शॉल जो है बनता है। तो सोचो आप कितना टाइम लगता है बनाने में। ठीक है, तो मैंने इसके कुछ पॉइंट बता रखे हैं। तो ये जो है 5000 मीटर्स पे पाया जाता है और विंटर का टेम्परेचर -40 डिग्री पे चला जाता है। और देयर हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज वन ऑफ योर एज। तो इनका जो हेयर है वो बहुत फाइन होता है। ठीक है, तो जो मैंने बताया था कि इनका जो एक हेयर है हमारे 6 हेयर्स के बराबर है। और इनको जो है जो शॉल्स हैं कश्मीरीज जो है अपने हाथों से बनाते हैं, और एक शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ये आपको याद रखना है, 250 आवर्स लगते हैं। जो वहां पे हवा है वो 70 किलोमीटर पर आवर पे चलती हैं। आगे चलते हैं। इट वॉज ए प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स लिखा। तो ये जो है प्लेस है, तो एक प्लेस है वहां पे जो है गोट्स को रखा जाता है। दिस वॉल्स ऑफ स्टोन्स आर मेड विद स्टोन्स। तो एक जो प्लेस होती है वहां पे उस जगह में उसको क्या बोला जाता है, लेखा बोला जाता है। जहाँ पे जो है जो उन अपनी गोट्स को या फिर शीप को रखते हैं। और जो उनकी जो दीवारें हैं वो दीवारें किससे बनती हैं, स्टोन से बनती है, पत्थरों से बनती है। टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर, जो टूरिस्ट हैं वो श्रीनगर जो आते हैं उनको जो है इस हाउस बोट में रहना अच्छा लगता है। जो हाउस बोट है कैन बी स्ट्रॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। तो ये जो है 80 फीट लंबी हो सकती हैं और वाइड में जो है 8 से 9 फुट चौड़ी हो सकती हैं, जैसा आप फोटो के अंदर भी देख रहे हैं। मैनी फैमिलीज श्रीनगर लिव्स इन डोंगा। तो ये डोंगा है जो आपको फोटो में दिख रही है, और मैनी फैमिलीज जो है श्रीनगर में, आपको याद रखना है, वो इसमें रहती हैं। दिस बोट कैन बी सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर। तो ये जो बोट्स हैं आपको डल लेक और झेलम रिवर में देखने को मिल सकती हैं। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक ए हाउस विद डिफरेंट रूम्स। तो ये जो है डिफरेंट रूम्स की तरह लगती है। और ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन दी वुड, जो ब्यूटीफुल कार्विंग होती है वुड्स पे, और सम जो बड़े हाउसेज हैं, तो इस डिजाइन को क्या बोला जाता है, जो इस पर कार्विंग हो रखी है इसको खत्म बंद बोला जाता है। विच लुक्स लाइक ए जिक्सॉ पजल, ये जिक्सॉ पजल की तरह लगता है और इस डिजाइन को खत्म बंद बोला जाता है। आगे चलते हैं। इन कश्मीर हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन्स cut and kept on top of one coated with mud। और wood is also used, the houses have sloping roof। तो इनकी जो है स्लोपिंग रूफ होती है ताकि बर्फ आए तो वो गिर सके, और इनको जो है मड से बनाया जाता है कश्मीर के अंदर। इस तरीके के हाउसेज होते हैं। सम ओल्ड हाउसेज हैव स्पेशल टाइप ऑफ विंडो। तो कुछ जो पुराने घर हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ विंडो है विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, जो घर के बाहर जो दीवार है उससे बाहर आ रही होती है। और उसको क्या बोला जाता है, उसको डैब बोला जाता है। आपको याद रखना है उसको क्या बोला जाता है, डैब। और इनके ऊपर जो है एक अच्छा सा पैटर्न बना होता है, जैसा आप इस फोटो के अंदर भी देख रहे हैं कैसा पैटर्न बन रखा है। द ओल्ड हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन ब्रिक्स एंड वुड। जो जो पुराने घर हैं वो जो है पत्थरों से और जो आपकी ईंट हैं और लकड़ियों से बने हुए पुराने घर हैं। और दिस डोर्स आर विंडोज है ब्यूटीफुल आर्चेस। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आर्च जो बन रही है इस तरीके की, इनको क्या बोला जाता है, इनको मेहराब बोला जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इनको मेहराब बोला जाता है। टूरिस्ट इंजॉय द शिकारा राइड ऑन द डल लेक। तो जो ये इसको बोट को क्या बोला जाता है, इसको शिकारा बोला जाता है, और ये डल लेक में जो है इंजॉय करते हैं टूरिस्ट इसमें घूमना। इन जम्मू आई सो हाउसेस लाइक आई हैव सीन इन मुंबई। तो हमने जम्मू में कुछ ऐसे घर भी देखे जो मुंबई की तरह थे। द सेम सीमेंट, सीमेंट के बने हुए थे, आपकी ईंटों के बने हुए थे, स्टील के बने हुए थे और ग्लास के बने हुए थे। और ये जो घर है ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वन पश्मीना शॉल एज वार्म एज कितने स्वेटर के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था वो 6 स्वेटर के बराबर है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया आपका, और लास्ट वाला ऑप्शन भी वैसे ही कट गया। और कितने घंटे लगते हैं इसे बनने में, तो उसको 250 घंटे लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका इसका आंसर होगा, मैंने आपको ये बताया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आगे है। सेलेक्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउसेज ऑफ लेह लद्दाख। तो हमें जो है लेह लद्दाख के जो है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स। तो ऐसा नहीं है कि जो स्लैंटिंग वुडन रूफ्स तो बनाते हैं पर लेकिन वो ट्री ट्रंक्स की बनी होती है, ऐसा नहीं है। उन्हें सपोर्ट करने के लिए ट्री ट्रंक्स की नीड पड़ती है, पर लेकिन वो बनी ट्री ट्रंक्स की नहीं होती। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, ये तो हमने पढ़ा था। थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन्स मड एंड लाइम, ये भी पढ़ा था। और जो है उनके जो फ्लोर होते हैं वो वुडन फ्लोर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी, सी और डी।
इसका आंसर होगा आपका बी, सी और डी। यही सब हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है सितंबर 2015 का। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाउसेज। हमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानने घरों के बारे में। ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, तो हमने ऐसा पढ़ा था कि हाँ लद्दाख में ऐसा कुछ होता है, ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं विदाउट विंडोज। स्लैंटिंग वुडन रूफ मेड ऑफ ट्री टंग्स, ऐसा नहीं है, इसमें भी वही गलती कर रखी है। और हाउस इज मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, ऐसा भी नहीं है, ये हमने असम में पढ़ा था। असम में जो है 10 से 12 फुट जो है, जो आपके घर हैं वो ऊंचाई पे बनाए जाते हैं क्योंकि वहां पे बारिश होती है। और यहाँ पे जो है थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन मड एंड लाइम, ये भी ठीक है। और यहाँ के जो है वुडन फ्लोर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, डी और ई, ए डी ई फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। In a hilly area, it was observed that the people have built their houses using stones, mud, lime and wood. तो हमें पता है कि जो हिली एरिया है, जहाँ पे पहाड़ वगैरह है, वहाँ पे लोग जो है स्टोन से, मड से, लाइम से और वुड से जो है अपने घर बनाते हैं। These houses have 2 floors, उनके घर के सिर्फ 2 फ्लोर होते हैं। On the ground, the floor they provide space for animals and live and also necessary things. द फर्स्ट फ्लोर दे स्टे, पहले फ्लोर पे ये रहते हैं और नीचे वाले फ्लोर पे जो है वहाँ पे जानवर्स रहते हैं। द रूफ ऑफ द हाउसेज आर फ्लैट एंड मेड ऑफ थिक ट्री टंग्स, जो उनकी रूफ है वो हाउसेज वो फ्लैट होती है और जो वो बनी होती है वो ट्री टंग की बनाती है। तो ये कौन सी जगह है? मेघालय है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है या अरुणाचल प्रदेश है? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? जम्मू कश्मीर। मैंने आपको बताया था इसका आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे चलते हैं। देर इज अ प्लेस इन अवर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। हमारी कंट्री में एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो है उसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। दिस एरिया इज हाई, ड्राई एंड फ्लैट, तो जो वहाँ का एरिया है वो ड्राई है, हाई और फ्लैट है। तो वो कहाँ पर है? शिलोंग मेघालय, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश या लेह लद्दाख? तो इसका आंसर क्या होगा? लेह लद्दाख। मैंने आपको बताया था इसका आंसर लेह लद्दाख होगा। लेह लद्दाख आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्मीना वैरायटी ऑफ वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच एनिमल। जो पश्मीना जो वुल है वो हमें कौन से एनिमल से मिलती है? शीप से मिलती है, कैमल से मिलती है, गोट से मिलती है या अल्पका से मिलती है? तो मैंने आपको बताया था वो गोट से मिलती है। आपको बकरी से जो है आपको पश्मीना वुल मिलती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका? बकरी आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड फेमस पश्मीना। हमें जो है स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है पश्मीना के बारे में। अब पश्मीना शॉल इज वार्म एज 6 स्वेटर, तो ये तो हमने पढ़ा था कि जो पश्मीना शॉल है, एक शॉल वो 6 स्वेटर्स के बराबर है। द गोट्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई माउंटेन्स ऑफ 5000 मीटर, ये भी ठीक है आपका। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, ये भी ठीक है। द फाइन हेयर आफ्टर कटिंग फ्रॉम द गोट बॉडी विच आर वुमेन ऑन मशीन, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो अपने हाथ से जो है बनाते हैं, तो ये ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी आपका इसका आंसर होगा, वो फोर्थ ऑप्शन में मिलता है, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंगपास आर ट्राइबल लिविंग ऑन द माउंटेन्स। जो चंगपा है वो जो ट्राइब है वो माउंटेन्स पे रहते हैं। दे यूज बिग कॉर्न शेप टेंट विच प्रोटेक्ट द चंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, तो ये जो है इस तरीके के टेंट का जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है इनको एक्सट्रीम कोल्ड से बचाया जा सके। तो इन डिजाइन को क्या बोला जाता है? ये जो डिजाइन है, मोर देन 1000 years ओल्ड, अबाउट 800 years ओल्ड, और 100 years ओल्ड या वेरी रिसेंट मॉडल। तो मैंने बताया था मोर देन 1000 years ओल्ड। इसका आंसर क्या होगा आपका? मोर देन 1000 years ओल्ड, 1000 वर्ष से भी पुराना। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ पार्ट ऑफ अवर कंट्री द बिग शॉप टेंट यूज्ड फॉर लिविंग आर नोन एज रेबो। तो ऐसा कौन सा जो पार्ट है हमारी कंट्री में जिसको रेबो कहा जाता है? मतलब जो टेंट है उनको रेबो कहा जाता है, और प्लेस वहां पे जो एनिमल रखे जाते हैं उस प्लेस को लेखा कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख? तो मैंने बताया था इसका आंसर क्या होगा आपका? लेह लद्दाख। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लेह और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट। तो हमें एक स्टेटमेंट बतानी है जो बिल्कुल सही है, किसके रिगार्डिंग? जो कोल्ड और हॉट डेजर्ट है, रेगिस्तान जो बोले जाते हैं। तो हॉट डेजर्ट हैव हाई टेम्परेचर वाइल कोल्ड डेजर्ट है लो टेम्परेचर। तो ये तो ऑप्शन आपका ठीक है कि आपका जो है जो कोल्ड डेजर्ट हॉट डेजर्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं, और कोल्ड डेजर्ट जो है
वो लो टेम्परेचर पे होते हैं, ये भी ठीक है। हॉट डेजर्ट आर बैटर्ड बाय सन एंड सैंडी, कोल्ड डेजर्ट हैव आइस एंड स्नो कवर्ड ग्राउंड, ये भी ठीक है। हॉट डेजर्ट आर रेड और ऑरेंज वाइल कोल्ड डेजर्ट आर ग्रे, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कोल्ड हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट सीजन इफेक्ट, तो ये नहीं है। तो आपका ए बी सी इसका आंसर होगा। ए बी सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। ये लास्ट वाला आपका गलत होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन अवर कंट्री इज अ कोल्ड डेजर्ट, तो हमें बताना हमारी कंट्री में कौन सी जो एक जगह है उसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, तो उसका नाम है लद्दाख। मैंने आपको बताया था इसका नाम लद्दाख है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका। वाई आर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय मानसून, तो हमारे जो जो ठंडे रेगिस्तान है, जो हमारी जगह पे जहाँ पे बर्फ पड़ती है, वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? कोल्ड डेजर्ट लाई इन दी रेन शेडो ऑफ हिमालय, जो ठंडे रेगिस्तान है वो हिमालय की जो रेन है उनके उसमें आते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे जो ठंडे एरिया है वो हिमालय के एरिया के अंदर आते हैं। एयर इज वेरी थिन इन कोल्ड डेजर्ट, ऐसा नहीं है। कोल्ड डेजर्ट आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, ऐसा भी नहीं है। कोल्ड डेजर्ट हैव हॉट समर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका आंसर होगा, जो बिल्कुल वैलिड है, हेल्दी ऑप्शन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। 14 चैप्टर है व्हेन द अर्थ शूक। कच्छ एंड भुज एरिया इज इन गुजरात, जो कच्छ और जो भुज है वो कहाँ पर है? वो गुजरात में है। इन अहमदाबाद जनवरी 26 2001 ऑफ 1000 पीपल्स आर फियर डेड इन अर्थक्वेक, तो जो 1000 पीपल्स है वो जो है अर्थ जो गुजरात है आपका अहमदाबाद जो है, वहाँ पे जो है 2001 में भूकंप आया था, और वहाँ पे जो है लोग एक 1000 से भी ज़्यादा भूकंप की वजह से मर गए थे। फेमाइन का मीनिंग होता है डाइंग ड्यू टू हंगर, भूख से मरना। फेमाइन का मीनिंग होता है आपको भूख से मरना। अभी क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं इस चैप्टर के। इन विच ईयर आर 1000 पीपल डाइड इन अर्थक्वेक दैट स्टक इन भुज गुजरात, जो भुज और गुजरात में आया था, तो इसका आंसर क्या होगा? 2001। यहाँ पे भी आपने देखा कि 2001 में जो है आपका 2001 में जो है आपका भूकंप आया था। ठीक है, 2001। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 15 है आपका ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जो है इस पोएम के बारे में लिखा था, हॉट ब्लो और हॉट कोल्ड के बारे में। डॉक्टर यूजिंग स्टेटोस्कोप टू लिसन अवर चेस्ट, तो जो डॉक्टर है वो स्टेटोस्कोप का यूज करते हैं ताकि हमारी चेस्ट को वो सुन सकें। वेन एवर द एयर फ्लॉज, जब भी कभी एयर चलती है अपवार्ड ऊपर की तरफ, इट मूव्ड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब भी जो आपकी हवा है वो ऊपर की तरफ जाएगी तो वो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसमें जाएगी, और अगर एयर नीचे की तरफ आती है तो वो एंटी क्लॉक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आई चलेगी। अब इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो in chapter 15 of NCERT of EVS, blow hot, blow cold, an interesting way by Dr. Zakir Hussain was used. The major objective of this story is to develop. तो इनका major objective क्या था? Concept of water cycle समझाना, कंडेंसेट इन प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एट प्राइमरी लेवल या इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, तो प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि स्टेथोस्कोप का डॉक्टर यूज करता है, इसलिए इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या था आपका? इस चैप्टर का मेन मोटिव ये था कि प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ बच्चों में आ सके। ठीक है। द टाइटल ऑफ लेसन ऑफ क्लास फिफ्थ बुक रिटन बाय प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री, तो वो कौन सा जो टाइटल है जो क्लास फिफ्थ बुक के अंदर लिखा गया हमारे प्रेसिडेंट जो थे कंट्री के? एवरी ड्रॉप काउंट, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, या फिर ऑन द मूव अगेन। तो मैंने बताया इसका आंसर क्या होगा? ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ठीक है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, जो डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग और इवेपोरेशन में हमें बताना है। तो बॉइलिंग कॉजेज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाइल इवेपोरेशन डज नॉट, तो बॉइलिंग जो है पानी को कम होने, जब पानी कम होता है तो वो बॉइलिंग उसे कहते हैं, और इवेपोरेशन नहीं करता है ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने नहीं पढ़ा। चेंजिंग ऑफ बॉइलिंग लिक्विड इनटू वेपर कैन बी सीन बट इवेपोरेशन कैन नॉट बी सीन, जब भी आप कभी पानी गर्म कर रहे हो तो आप उस बॉइलिंग को देख सकते हो, बट लेकिन आप इवेपोरेशन को नहीं देख सकते, तो ये भी ऑप्शन आपका हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी। बॉइलिंग कॉजेज अ चेंज ऑफ स्टेट वाटर वाइल इवेपोरेशन डज नॉट, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है।
इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग कैन नॉट। तो जो इवेपोरेशन है वो कोई से भी टेम्परेचर पे आप देख सकते हो, पर लेकिन बॉइलिंग को आप नहीं देख सकते। बॉइलिंग के लिए आपको टेम्परेचर आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। जैसे गैस जलाती है, बॉइलिंग खुद नहीं हो सकती, बट इवेपोरेशन खुद हो सकता है। और वो जो है किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा नदी वगैरह के वहाँ पे जैसे सूरज होता है, तो इवेपोरेशन वहाँ पे होता रहता है, पर लेकिन बॉइलिंग के लिए आपको बॉइलिंग खुद नहीं हो सकती। ये मैंने आपको फोटो के तरीके से समझा रखा है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस अगले जो चैप्टर्स हैं, ये अगली वीडियो में आपके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, और उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं उस वीडियोस में जो है आपके जो और कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, जैसे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, तो उनकी अलग वीडियो आएगी आपकी। और अभी जो है आपकी मेन एक वीडियो, एक जो आगे के चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स हैं इसमें टोटल। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके 22 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जो उसकी अगली वीडियो आएगी, उसमें अगली वीडियो में आपके जो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हैं, वो आपके मैं कराऊंगा। और उसकी जो अगली वीडियोस आएंगी, जो आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, उन वीडियो में आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस मैं आपके कंप्लीट कराऊंगा। तो जब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं, और मेरी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो आगे प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिसेबिलिटी को। और मेरी वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं नीडी पर्सन्स को। बाकी मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।